7 साल की उम्र से मुझे क्लियर कट याद है, मुझे यह था कि मुझे पुलिस वाला बनना। 2009 में चौथे चांस में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे यूपी कार्डर मिला। दिस इज़ माई जॉब, ये रूल कहते हैं, मुझे ऐसे करना है। इससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। हम सबकी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, घरों में, पढ़ाई के दौरान भी कभी कभी ऐसे मौके आते हैं तब हमें जो चीज़ चुनना होता है, जो ऑप्शन होता है, उनमें से अच्छा ऑप्शन हमें कोई नहीं लगता, तो उस दौरान सबसे कम बुरा ऑप्शन चुनना होता है। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं 2009 बैच का यूपी कैडर का आईपीएस अधिकारी हूँ और वर्तमान में डीआईजी साइबर क्राइम लखनऊ के पद पे तैनात हूँ। मूलतः मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के एक ज़िले हनुमानगढ़ के छोटे से गांव में हमारा घर है और किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और बचपन से हम लोगों ने गांव में खेतीबाड़ी का ही काम किया है और वहीं गांव में ही मेरी स्कूली शिक्षा शुरू हुई थी। धीरे धीरे जब शिक्षा में आगे बढ़े तब तक कोई आइडिया नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, कोई गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि ग्रामीण लेवल पे तब इतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। तो मेरे एक रिलेटिव हैं जो फादरली फिगर हैं मेरे लिए, जो अभी दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं। उन्होंने गाइड किया था कि आप तैयारी कीजिए, आप में पोटेंशियल है। उसको देखते हुए एक तैयारी शुरू की। पुलिस में आने का बचपन से ही था कि पुलिस वाला बनना है, लेकिन पुलिस की क्या रैंक होती है, क्या सर्विसेज होती है, इनके बारे में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं था। तो एक गाइडेंस मिली, उसके बाद तैयारी शुरू की। 2005 में पहला प्रीलिम्स दिया था और उसके बाद 2009 में चौथे चांस में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे यूपी कार्डर मिला। तो मैं अब तक टोटल 8 ज़िलों में इंडिपेंडेंट एसपी के रूप में काम कर चुका हूँ। सबसे पहला ज़िला मेरा जौनपुर था, उसके बाद शामली, चित्रकूट, उन्नाव, सीतापुर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। इन ज़िलों को इंडिपेंडेंट रूप से मैंने एज पुलिस चीफ हेड किया है। और इसके अलावा वेरियस इंपॉर्टेंट पोस्टिंग साइड में भी रही है। एसटीएफ है, डीजीपी हेडक्वार्टर है। एज एडिशनल सीपी मैं प्रयागराज में रहा हूँ और अभी मैं डीआईजी साइबर क्राइम लखनऊ हेडक्वार्टर पे तैनात हूँ। 4 साल के लिए मैं हमारी अपनी जो ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर ट्रेन होते हैं, वहाँ एज फैकल्टी, एज ट्रेनर मैं वहाँ चला गया था हैदराबाद में। और लगभग 6 बैच आईपीएस के हैं जिनकी ट्रेनिंग के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ। फील्ड में रहते हुए बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने आते हैं। हर केस को देखने का एक नज़रिया होता है। हर केस को हम इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल हो जाता है। जब आप पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर उसका असर आने लगता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी सामाजिक ज़िंदगी पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी हेल्थ पे। और यही सजेशन भी रहता है, यही सिखाया भी जाता है कि प्रोफेशनली काम करना होता है, किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना होता। फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनसे बीइंग ह्यूमन हम लोग उस पेन के साथ अटैच होते हैं। जहाँ पे किसी माइनर बच्ची का रेप होता है और आप अक्यूज्ड को ढूंढ नहीं पाते हो। कभी ऐसे होता है कि कोई बच्ची की डेड बॉडी मिली है और आप विक्टिम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, उसकी पहचान ही नहीं हो पाती कि वो है कौन। इस तरीके के केसेस जब आते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं और हॉन्ट रहते हैं। खासतौर से जब केस वर्कआउट नहीं हो पाता, कोई घटना हो जाती है, उसको रोक नहीं पाते हैं, तो एक तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद उसको अगर वर्कआउट ना कर पाएँ, खोल नहीं पाए, तो भी वो लगातार आपको हॉन्ट करती रहती है। अगर वर्कआउट हो गया, अक्यूज्ड क्रिमिनल पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया या उनको सज़ा हो जाती है, तो एक लेवल की संतुष्टि होती है कि चलो अपराध नहीं रुका, लेकिन अपराधी को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, वहाँ उसको हमने पहुँचाया। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम अक्यूज्ड तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो केसेस हमेशा हॉन्ट करते रहते हैं। ऐसे कई केसेस रहे हैं जिसमें रेप विद मर्डर के केसेस, ऐसे कई केसेस रहे हैं जो अभी भी जब दिमाग में आते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं कि भले ही 10 साल पुरानी बात हो गई हो, तो इस तरीके के केसेस परेशान करते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब तक आप वहाँ पोस्टेड हो, जब तक वो केस आपकी जिम्मेदारी है, जब तक आप उसमें इंगेज रहते हो, जब तक आपके इमोशंस आपको
परेशान करते हैं। जब उसके बाद आप वहाँ से चले गए, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो केस बाहर हो जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फील होता है। तो आप करंट जॉब जो भी आपकी कर रहे हो, करंट असाइनमेंट जो भी है आपका, उसमें हम लोग अपने आप को इंगेज करके उस तरफ माइंड डाइवर्ट करते हैं। ठीक है कि समवेयर हो सकता है कभी आज नहीं तो कल कोई क्लू मिलेगा और वो केस खुलेगा। तो एक वही चीज़ है जो थोड़ी सांत्वना देती है कि कोई अपराधी कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ता है और आज नहीं तो कल कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। तो एक होप के साथ हमेशा पॉजिटिव सोच के ही अपने आप को इमोशनली इसमें बैलेंस करती हैं। कई बार जनरली अगर आपके टारगेट क्लियर हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आपको अपना काम पता है, तो किसी केस से संबंधित, किसी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित या कोई बंदोबस्त से संबंधित निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है अगर आपने अपना माइंड क्लियर कर रखा है कि दिस इज़ माय जॉब, ये रूल कहते हैं, मुझे ऐसे करना है, इससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे आई एम रेडी फॉर दैट। तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कभी कभी जब आपके पास लेने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं होता। आपके पास सामने जो भी ऑप्शन होते हैं जो आपको निर्णय लेना होता है वो सारे अच्छे नहीं होते हैं। एक बहुत बुरा होगा, एक कम बुरा होगा, एक बुरा होगा। ऐसे में देखते हैं कि सबसे कम बुरा ऑप्शन कौन सा है, फिर वो ऑप्शन लिया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी आती है। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं एक्सीडेंट की वजह से कोई डेथ होती, अब पब्लिक इमोशनली सरचार्ज होके डेड बॉडी सड़क पे रख के जाम लगाती है ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। अब वो इलीगल काम कर रही है, उसकी वजह से लंबा जाम लगा है, कोई एम्बुलेंस भी फंसी है, उसमें हो सकता है कोई मरीज क्रिटिकल हो। अब ऐसे में हम लॉ फॉलो करें सीधे सीधे तो भीड़ को लाठी चार्ज करके हटाना होता है, बट वहाँ वो ऑप्शन ठीक नहीं होता क्योंकि भीड़ जो खड़ी है उन्होंने कोई लूज किया है, उनका कोई बंदा किसी वजह से नहीं रहा है, वो इमोशंस में है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, बट वो उस टेम्परेरी इमोशनल स्टेट में है। तो वहाँ डिसीजन लेने में आपको बैलेंस्ड होके देखना पड़ेगा कि कौन सा निर्णय लेने से आप कम से कम नुकसान कर सकते हैं। अब वहाँ आप कंप्लीट रूल बुक से चलो कि ये रूल कहती है बिना परमिशन के सड़क पे धरना लगाना गैर कानूनी है, आप वार्निंग दो, लाठीचार्ज करो, तो हो सकता है उससे दंगा फैले और डैमेज ज़्यादा हो। एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये देखा जाता है कि सबसे कम बुरा ऑप्शन कौन सा है जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। और ऐसे बहुत मौके होते हैं लाइफ में, सिर्फ पुलिसिंग में ही नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, घरों में, पढ़ाई के दौरान भी कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें जो चीज़ चुनना होता है, जो ऑप्शन होता है, उनमें से अच्छा ऑप्शन हमें कोई नहीं लगता। तो उस दौरान सबसे कम बुरा ऑप्शन चुनना होता है। आप किसी भी एजेंसी पे या किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कब नहीं करोगे? जब वो आपका विश्वास तोड़ेगा, या आपके व्यक्तिगत अनुभव में, या आपके परिवार, समाज, जान पहचान वालों के अनुभव से, या परसेप्शन से, जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हो। तो इन तीनों चीज़ों से आपके मन में किसी भी व्यक्ति या किसी भी एजेंसी को लेकर एक छवि बनती है, उससे ही विश्वास होना या नहीं होना होता है। इसको सिंपल फॉर्म में नहीं रख सकते। आप मान लो जा रहे हैं रोड पे, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, आपको ट्रैफिक का बंदा दिख गया, आप तुरंत बुरा लगेगा कि अरे पुलिस वाले मिल गए, उस वक्त आपको बुरा लगेगा। लेकिन रात को आप अंधेरे में अकेले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है, उस वक्त सामने आपको कोई पुलिस वाला दिख गया, आपको अच्छा लगेगा। वही पुलिस वाला रोड पे खड़ा होकर आपकी गाड़ी को रोक रहा है, एक ही सीन है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आगे एक पुलिस वाला रोक रहा है, लेकिन सिचुएशन अलग हो गई। दूसरी में अच्छा लगेगा, पहली में खराब लगेगा। ये सिचुएशनल बेस्ड होता है। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते। पब्लिक के रूप में एक फिगर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पुलिस पे विश्वास, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है। इसका कोई इंडिपेंडेंट सर्वे तो अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिसका भी विश्वास नहीं है उसके पीछे कारण यही है, या तो उसको जो उम्मीद थी, जिन पुलिस वालों से उनको डील करना पड़ा, उन्होंने अपना काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, या काम करने के नाम पे उन्होंने किसी को एक्सप्लॉइट किया, या उनके जानने वालों में से किसी को एक्सप्लॉइट किया, और या परसेप्शन के बेस्ड पे, क्योंकि हर आदमी का पुलिस से डायरेक्ट नाता नहीं पड़ता है। जनरली आप सुनी सुनाई बातों से भी एक परसेप्शन बनाते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों से ट्रस्ट डेफिसिट आता है। बनेगा कैसे? उसका तरीका एक ही, जो काम है पुलिस का, वो पुलिस को ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। वो जब तक पुलिस का हर आदमी ये काम नहीं करेगा, जब तक ट्रस्ट कंप्लीटली नहीं हो सकता।
वो संभव नहीं है। पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक एजेंसी है, ठीक है। जब कोई क्राइम होता है उसमें लॉजिकल कंक्लूजन तक लीगली पहुंचने में कई एजेंसी शामिल होती है। पहला रोल पुलिस का आता है, फिर प्रोसिक्यूशन का, फिर जुडिशरी और फिर जेल। ये चारों पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के होते हैं। सोसाइटी के इमोशंस और लॉ हर बार एक साथ नहीं होते। बहुत बार वो ऐसा आपको लगेगा कि कन्फ्लिक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सीडेंट में ड्राइवर को मारने लग गए, लॉ कहता है कि आप ड्राइवर को अरेस्ट करो, एविडेंस कलेक्ट करो, सजा होगी। लेकिन इसके लिए एक लेवल की मैच्योरिटी हर पर्सनैलिटी में चाहिए। अभी सोसाइटी का हर पार्ट उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब केसेस में ऐसा हो, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। तो वो सोशल मैच्योरिटी आने में वो विद अवेयरनेस आती है और सिस्टम में विश्वास से आती है। अगर सबको ये विश्वास है कि भी इसने एक्सीडेंट किया, इसकी गलती से हुआ है, तो डेफिनेटली लोग ऐसा करना धीरे धीरे कम कर देंगे। बट ये चेंजेस जो आते हैं वो जनरेशनल चेंजेस है। एक दिन में, एक महीने में ऐसे नहीं आते, एक पीढ़ी में आते हैं। जैसे एनक्रोचमेंट है, आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी बाजार में चले जाइए, खासतौर से जो ओल्ड मार्केट्स, आपको लगभग हर दुकान के आगे आपको सामान मिलेगा, एनक्रोचमेंट मिलेगा। अब कॉलोनी में चले जाइए, हर घर के आगे रैंप मिलेगा। अब वो इलीगल है, लेकिन आप सब जगह हटाने, तोड़ने फोड़ने शुरू हो जाओ तो पब्लिक विरोध करेगी। तो ये एक जनरल मेंटलिटी है, वो कंप्लीटली लॉ के साथ अभी सिंक होने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। एक ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जहां हम 30 साल पहले थे उससे बहुत सुधार होकर यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से आगे और होगा, धीरे धीरे उसमें जागरूकता के साथ, लोगों की समझ के साथ, चेंज के साथ ये सारी चीज़ें ठीक होगी। मेरे गांव में कोई नौकरी में नहीं था उस वक्त, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था। मैं अपने इमीडिएट फैमिली का पहला सरकारी नौकरी का आदमी हूँ, मतलब चाचा ताऊ मामा बुआ के परिवार में। और शायद स्कूल में किसी को बुली होते देखा, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, तंग करते हैं, या कहीं कोई ऐसे जस्टिस इनजस्टिस का कंसेप्ट दिमाग में आया। कैसे आया मैं कह नहीं सकता, लेकिन 7 साल की उम्र से मुझे क्लियर कट याद है, मुझे यह था कि मुझे पुलिस वाला बनना है। ये रैंक नहीं पता था कि सिपाही कौन होता है, एसपी क्या होता है, कुछ नहीं पता था, लेकिन था ये कि पुलिस वाला बनना है। अब ये कैसे इंस्पायर हुआ आया पता नहीं, बच्चा था लेकिन तब से फिक्स था। और इसी वजह से जब यूपीएससी में सर्विस चॉइस देनी होती है, तो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मैंने आईपीएस अकेली ही चॉइस दी थी, बाकी सारी सर्विसेज की चॉइस को 0-0 कर दिया था, आईएएस आईआरएस, क्योंकि ये अकेली चॉइस रखी थी, क्योंकि बनना पुलिस ऑफिसर था, ये मन में था। ये भी कारण नहीं है कि किसी दूसरी सर्विस को हीन समझता हूँ या कि उस सर्विस के लायक नहीं, ऐसा नहीं है। चॉइस का मामला है कि मेरा मन ये है कि मैं इस सर्विस में कंट्रीब्यूशन दूँ। बचपन से कैसे था, मतलब स्टिल आई एम, मतलब खुद कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि कैसे एक 7 साल का बच्चा जिसने फिल्मों के अलावा शायद पुलिस कहीं नहीं देखी होगी, और फिल्में भी तब गाँव में टीवी एक आधा ही होता था, कैसे मन में आया कि पुलिस वाला बनना है। कोई दूर दूर तक रिश्तेदार भी नौकरी में नहीं था, बस कहीं ना कहीं क्लिक हुआ। कई केसेस हैं जो वर्कआउट हुए ही नहीं, जैसे मैंने बताया, एक नहीं ऐसे बहुत 20 केस होंगे, 50 केस होंगे जो वर्कआउट ही नहीं हुए। तो उनके कॉम्प्लिकेशंस पे अच्छा टाइम भी नहीं हुआ। शुरू की नौकरी में जब फील्ड में पोस्टिंग होती थी तो बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र हुए थे। जब पहला ज़िला है 2 महीने 7 दिन था, दूसरा ज़िला 100 दिन के था, तीसरे ज़िले में मैं 6 महीने था, फिर उन्नाव में 5 महीने, सीतापुर में 7 दिन, सुल्तानपुर 11 महीने, एक बार 10-12 दिन में 4 ट्रांसफ़र हुए थे। तो कोई केस आप डील करो, उसकी प्लानिंग करो, शुरू करो, उससे पहले ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे मुझे जो याद आते रहते हैं वो केसेस है जो इमोशनली हर्ट करते हैं। गाज़ियाबाद में एक 4 साल की बच्ची गायब हुई थी। उस बच्ची को मैं ढूँढ नहीं पाया अपनी सारी मेहनत लगा के। ये फैमिली आती थी, मिलती थी, लेकिन हम लोग ढूँढ नहीं पाए। अब उसका चेहरा याद आता रहता है, क्यों, मेरी भी बेटी है, मैं एक बेटी का बाप हूँ। अब हम लोग फेल हुए उसमें, मतलब मेरा फेल्योर था मेरी टीम का, हम लोग नहीं ढूँढ पाए। तो वो अभी भी याद आता रहता है कि मतलब कहाँ बच्ची गायब हो गई कि हम ढूँढ नहीं पाए। ऐसे ही एक 8 साल की बच्ची, उसकी डेड बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम में आया था कि रेप के बाद किसी ने मारा है। उसकी पहचान ही नहीं हुई कि वो थी कौन। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। एक और केस था जिसमें एक आदमी अपने ही परिवार के 5 मेंबर को
22 साल के टाइम स्पान में प्लानिंग कर करके धीरे धीरे मार रहा था प्रॉपर्टी के लिए, अपने भाई को, भाई के बच्चों को, मतलब हर 4-5 साल में एक मर्डर कर रहा है। वो खैर पकड़ा गया, लेकिन उसमें एविडेंसेस कुछ नहीं थे ऐसे जो उसको कन्विक्शन तक ले जाएंगे। तो वो एक डाउट है कि मैं जानता हूँ कि उसने 5 मर्डर किए हैं, वो 22 साल में लगा के किए हैं, लेकिन उसको फाइनल सज़ा कोर्ट से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसमें डाउट था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं।